यस बेटा। एवरीवन, आज हम करेंगे लर्निंग का। क्या करेंगे बेटा? लर्निंग। और जो आएगा वो आता रहेगा। मैं अपना बेटा वर्क स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे यस पहले मैम। सबसे पहले 1 मिनट बेटा रुको। हम करेंगे लर्निंग होती क्या है। अब तक तुमने इंटेलिजेंसी की थी और पर्सनालिटी करी थी। यस या नो? अब हम करेंगे लर्निंग क्या होती है। देखो, आपने फर्स्ट ईयर में ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पढ़ी थी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ी थी, ऑपरेशनल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी। ये सारी थ्योरीज आप सबने पढ़ी थी। तो इससे रिलेटेड बेटा कोई भी एग्जामिनर एक पॉइंट उठा देता है, उसी से ही क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग होता क्या है? पर्सनैलिटी, जो क्या होती है, जो आपकी किस में होती है, आपकी हेरिडिटी में होती है, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होती है, आपके जैविक परिवर्तन, जैविक होती है। इंटेलिजेंसी, आपकी बौद्धिक कि आप अपना माइंड से कितना सोच सकते हो, कितना कर सकते हो, आपकी बौद्धिक क्षमता। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास व अनुभव के स्वरूप में जो परिवर्तन आता है उसको हम अधिगम कहते हैं। कि जो आप चीजें अपने सीख रहे हो और उसके प्रैक्टिस और अनुभव से जो आपके में परिवर्तन आया उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर पूछ लेता है कि लर्निंग क्या है। क्या ये हेरिडिटी फैक्टर है? क्या ये जैविक फैक्टर है? नहीं, ये आप अपने व्यवहार से किससे सीख रहे हो? अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से सीख रहे हो और एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। लगातार करते रहना चाहिए। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये आपके गिलफोर्ड ने कहा था बेटा। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। आपने पर्सनालिटी में और इंटेलिजेंसी में चीजें पढ़ी थी बेटा? नहीं। लर्निंग क्या है कि आप कोई नई चीजें सीख रहे हो और उसका अर्जन कर रहे हो। अब उसके बाद आपका आता है बेटा स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आप लर्निंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप लर्निंग सीखते हो, अधिगम के सोपान क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है मोटिवेशन। आपके अंदर कैसे मोटिवेशन होनी चाहिए कि यस मुझे ये चीज सीखनी ही सीखनी है। अभी प्रेरणा होनी चाहिए। एम, किस चीज के लिए कर रहे हो, आपको वो एक एम होना चाहिए। फिर ऑब्स्ट्रक्शन, क्या क्या बाधाएं आ सकती है, उसको आप कैसे दूर करोगे। फिर आती है आपकी रेस्पॉन्सेज, क्रियाएं, अनुक्रियाएं, फिर आप उनको कैसे समझोगे। रीइंफोर्समेंट, सबलीकरण और पूर्वनल। फिर जनरलाइजेशन आता है, सामान्यकरण और एकीकरण। रीइंफोर्समेंट आपने बेटा कई बार एग्जाम में पूछा था, रीइंफोर्समेंट इंटेलिजेंसी का वर्ड है, पर्सनालिटी का वर्ड है या लर्निंग का वर्ड है? क्या आपने रीइंफोर्समेंट वर्ड पहले या रिस्पॉन्स वर्ड पहले करा था? नहीं किया बेटा। तो जो एक एक वर्ड्स है ना, इनको ध्यान से याद करना है। मोटिवेशन, एम, ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पॉन्सेज और रीइंफोर्समेंट या इंटीग्रेशन, ये सब आपके लर्निंग के ही पार्ट्स हैं। इसके थ्रू आप लर्निंग सीखते हो। पर थ्रोन्डाइक कहता है नहीं, हमारे हमारे लर्निंग के, थ्रोन्डाइक कहता है हमारे लर्निंग के 8 स्टेप्स हैं। थ्रोन्डाइक क्या कहता है? हमारे लर्निंग के 8 स्टेप्स हैं। एट कौन कौन परसेंट। से है देखो। सबसे पहले आता है नीड्स। आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है लर्निंग की? तो सबसे पहले आप अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हो। एम, फिर आप अपने एम निर्धारित करते हो, लक्ष्य निर्धारित करते हो। उसके बाद फिर आप सोचते हो इसमें मेरी क्या क्या रेडीनेस आएंगी, या बैरियर आएंगे, बाधाएं आएंगी। फिर आप लर्निंग सिचुएशन अपनी बना देते हो। उसके बाद आप जब लर्न कर लेते हो तो आप उसकी अनुक्रिया करने लगते हो। पेवलोव ने भी यही करा है। एडजस्टमेंट, फिर आप उसमें समायोजन करते हो, उसके बाद आपके बिहेवियर में चेंज आता है और आप सीखने के चरण में पहुंच जाते हो। तो आपके में या तो वो सिर्फ सिंपल स्टेप पूछ लेता है या थ्रोनडाइक के ही। देखो थ्रोनडाइक के, आई विल रिवाइज इट अगेन। सबसे पहले आप नीड, क्यों होती है, किस लिए आवश्यकता है। फिर एम या गोल। फिर रेडीनेस, उसमें कौन कौन सी तत्परता या बाधाएं आती हैं। फिर लर्निंग सिचुएशन, कौन कौन से अधिगम की स्थिति आएगी। फिर आती है रेस्पॉन्सेज, कौन कौन से अनुक्रियाएं आपने की हैं। एडजस्टमेंट, आपने उसको कहाँ का समायोजन किया है। फिर व्यवहार में परिवर्तन। फिर स्टेजेस ऑफ लर्निंग। स्टेजेस ऑफ लर्निंग में एक आता है बेटा अनकॉन्शियस इन कंपटीशन। अचेतन क्षमता क्या होती है? इस समय आपको कुछ नहीं पता अपने नॉलेज के बारे में। आप ऐसे स्टेशन में आ जाते हो जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो कि आपको ये नहीं होता कि हमें करना ही क्या है।
जैसे आप, और जब आपने बीएड में एडमिशन लिया था आपको पता नहीं था कि हमारे कौन कौन से सिलेबस हैं, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा अचेतन क्षमता आ जाती है। इस चरण में शिक्षार्थी के पास कोई भी कौशल ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे लर्नर डज नॉट हैव ए स्किल ऑफ नॉलेज येट, कि उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है। तो आप पर अनकॉन्शियस करोगे बेटा, आपका अचेतन मन है। वे सीखने का कोई कारण नहीं देखते क्योंकि वे आवश्यकता ही नहीं समझते, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है उसकी आवश्यकता। दे डोंट सी एनी रीजन टू लर्न बिकॉज दे डो नॉट कंसिडर इट इज अ नीड। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है देखो, एट दिस स्टेज आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या सीखना है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है। ठीक है, एट दिस स्टेज द लर्नर इज अवेयर ऑफ द स्किल दैट दे लैक एंड कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज डेफिसिट। इस स्तर पर शिक्षार्थी उस कौशल से अवगत होता है कि जिनके पास उसकी कमी होती है, तो वो किस कारणों से कमी है। इस चरण में शिक्षार्थी सीखना चाहता है कि वह अपने ज्ञान की कमी से अवगत है और उन्हें असहज करता है। उसको कहता है कि फिर मैं उनको दूर कैसे करूं और किन किन कारणों से मेरे कमियां हैं। देखो, स्टेज वन अनकॉन्शियस, उसको नहीं पता। स्टेज टू में फिर आपकी थोड़ी थोड़ी इनकॉन्शियस इनकम्प्लीट आई, किन कारणों से है, किन कारणों से है, किन कारणों से है। फिर आपकी कंप्लीट हो गई, और फिर आपकी अनकॉन्शियस स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है। कॉन्शियस कंप्लीट क्या होती है? इस स्टेज के अंतर्गत आपको, दिस स्टेज टेक्स प्लेस व्हेन लर्नर हैज एक्वायर्ड ए स्किल, उसने हासिल तो कर लिया है परंतु अभी तक उसने महारत हासिल नहीं की है। जैसे आप अभी सीटेट का एग्जाम दोगे, पर अभी आपको, आप नॉलेज ले रहे हो पर अभी आपने पूर्णतः महारत हासिल नहीं की है, कि आपको सारी थ्योरी बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो गई है। पहले आपने बीएड, इसको ऐसे समझो बेटा, देखो पहले आपने बीएड में एडमिशन लिया तो आपको ये नहीं पता था कि आप आफ्टर बीएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, बीएड में क्या क्या है। फिर जब आपने ये एडमिशन ले लिया उसके बाद आपको पता चल गया ये सीडीपी है, ये तीन सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के हमारे काम आते हैं, ये थ्योरीज, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई। फिर आपने और नॉलेज गेन की, पर आप इसमें महारत हासिल जब करोगे जब तक आप उसको चीज को बार बार उस नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। अनकॉन्शियस अचेतन क्षमता, यू नो इट इज सो वेल, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप इसे कर रहे हैं। जब आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि यस मैंने इस कंप्लीट कर लिया है। द स्किल इज सो एबिटेड दैट द लर्नर डज नॉट नीड, उसके बाद लर्नर को कोई चीज, कौशल इतना हो जाता है कि शिक्षार्थी को पता चल जाता है कि मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। जैसे आपने डेवलपमेंट किया था बेटा, इसको डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसे आपका लर्निंग भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। इंटेलिजेंसी एक एज के बाद खत्म हो जाती है। पर्सनालिटी आपकी जन्मजात ही होती है, एक बार जैसी आपकी बन जाती है उसके बाद आप वो वैसा ही रहता है बेटा। पर लर्निंग क्या है? आप सीख रहे हो, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह प्रकृति में यूनिवर्सल इन नेचर है, यह व्यवहार में प्रगतिशील, जैसे आपका व्यवहार आप करना चाहोगे उसको चेंज हो सकता है, ये ट्रांसफरेबल है। क्या पर्सनालिटी और इंटेलिजेंसी ट्रांसफरेबल है आपकी? परिवर्तन है क्या? यस एवरीवन, क्या आपकी पर्सनालिटी व्यक्तिगत, यस मैम। क्या आपकी पर्सनैलिटी और आपकी चीजें ट्रांसफरेबल है या नहीं है बेटा? आप ये बताओ सारे बच्चे। ये नहीं। यस मैम। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस, ये आपके परफॉर्मेंस से भिन्न होती है। बल्कि जो इंटेलिजेंसी होती है, लर्निंग को हम मेजर नहीं जान, विद्यार्थी जानता है लेकिन वह टेस्ट नहीं कर पाता, उसको लगता है कि यस मेरे को सब कुछ नॉलेज है। पर जो आपकी इंटेलिजेंसी है वो उसमें आती है बेटा, परफॉर्मेंस के अंतर्गत आती है, पर लर्निंग आपकी परफॉर्मेंस के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पे एग्जामिनर असर्शन बेस्ड डिसीजन क्वेश्चन दे देता है कि जो लर्निंग है वो निष्पाद से भिन्न है या इंटेलिजेंसी निष्पाद से भिन्न है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता है बेटा, तो सब बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद आता है लर्निंग इन्वॉल्व चेंज, यस लर्निंग चेंज लाता है। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड, लर्निंग आपको उद्देश्य पूर्वक और लक्ष्य उन्मुखी बनाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यह प्रगति और विकास की प्रक्रिया है। यह आपके व्यवहार में चेंज लाता है। इसको हम डायरेक्ट रूप से नहीं देख सकते,
पर पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंसी को हम डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं बेटा। देखो, इट इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल, पर इंटेलिजेंसी को आप मेजर कर सकते हो, आईक्यू का फॉर्मूला है। यस मैम। यस, तो देखो बेटा, इसमें तीन चार डिफरेंस आपको यही पता चल चुके। जो आपकी लर्निंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर इंटेलिजेंसी एक एज के बाद बंद हो जाती है। इंटेलिजेंसी को आप मेजर कर सकते हो, इसको मेजर नहीं कर सकते। इंटेलिजेंसी को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लर्निंग को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है। लर्निंग इज ए प्रेडिक्टेबल प्रोसेस। लर्निंग इज डूइंग कि आप नया क्या क्या कर रहे हो, यही है। अब आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे आपने डेवलपमेंट में किया था, इंटेलिजेंसी आपको कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटेलिजेंसी तो खुद एक इंटेलेक्चुअल फैक्टर है बेटा, फिजिकल फैक्टर है, और टीचर्स वो है। ठीक है। तो अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, जैसे डेवलपमेंट होता है आपका, डेवलपमेंट क्या क्या चीज इफेक्ट करती है आपका, इंटेलेक्चुअल भी करती है, संवेगात्मक भी करती है, शारीरिक भी करती है। इसी हिसाब से जो आपका लर्निंग होती है, आपकी अधिगम होती है बेटा, वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती ही करती है। तो ये आपको सारे फैक्टर्स याद होने चाहिए, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस ही एक लर्निंग का पार्ट है। तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर, बौद्धिक कारक, फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर, टीचर्स पर्सनैलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर, और साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोवैज्ञानिक कारक। पर्सनालिटी में तो आपकी सारी चीज बेटा खुद आई थी। तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस कौन कौन सा है? सबसे पहले है बेटा आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर, बौद्धिक कारक। फिर आता है आपका फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर, सामागात्मिक एंड सामाजिक कारक। टीचर्स पर्सनैलिटी, यस। क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो बेटा, डेवलपमेंट में टीचर की पर्सनैलिटी नहीं आती, पर लर्निंग में एक टीचर की पर्सनैलिटी पक्का आती है। तो क्वेश्चन आ जाता है, इस टीचर्स पर्सनैलिटी इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस? तो आप सिर्फ यस टिक करके आओगे। क्या टीचर की पर्सनैलिटी लर्निंग की प्रोसेस को इफेक्ट करती है या नहीं करती? फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, और उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारण। ओके। यस मैम। इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, रेडीनेस टू लर्न कि आप सीख रहे हो। इमोशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मैच्योरिटी। बुद्धि, अभिप्रेरणा, सीखने की तत्परता, आपकी संवेगात्मकता, आपकी रुचि, आपकी अभिवृत्ति और आपकी परिपक्वता, ये सब भी आपकी इंटेलिजेंसी के पार्ट हैं बेटा। अब देखो बेटा, परिपक्व कैसे बनोगे आप? लर्निंग में और परिपक्वता में क्या डिफरेंस होता है? लर्निंग होती है आपकी पर्यावरण पर आधारित, ओके, और मैच्योरिटी होती है आपकी हेरिडिटी पे, वंशाक्रम पे आधारित। लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पर आपकी मैच्योरिटी एक एज के बाद खत्म हो जाती है। मोटिवेशन हैज एन इफेक्ट, मोटिवेशन का एक इफेक्ट होता है, इसमें अभिप्रेरणा का प्रभाव पक्का आपकी लर्निंग पर पड़ता है, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको कोई अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता। ये लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, और वो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये लर्निंग आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो शारीरिक प्रक्रिया है। ये प्रैक्टिस से प्रभावित होती है, पर आपकी परिपक्वता पर प्रैक्टिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा लर्निंग और मैच्योरिटी दोनों चीजें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से करा रहे, लर्निंग आपके एनवायरनमेंट पे आती है, परिपक्वता की बेटा आपकी हेरिडिटी पे। कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट मैच्योर होते हैं, वो सिर्फ उनकी हेरिडिटी पर इफेक्ट करती है। लर्निंग आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मैच्योरिटी आपकी एडोलसेंट के बाद तो आपकी मैच्योरिटी बेटा स्टॉप ही हो जाती है। क्या आपकी मैच्योरिटी उसमें होगी एडल्टहुड में? जब आप एडल्ट हो जाओगे ओल्ड एज में, क्या आपकी मैच्योरिटी होगी? नो मैम। नहीं होगी। मोटिवेशन का इफेक्ट आता ही आता है प्रेरणा का लर्निंग पर मैच्योरिटी पे कोई नहीं आता। लर्निंग हर बच्चा अपने अपने तरीके से करता है, ये पर मैच्योरिटी तो बेटा आपकी एक जनरल प्रक्रिया है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है। अब आता है डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी? यस। यस मैम। कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम्स का संज्ञात्मक विकास, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करी थी हमने फर्स्ट ईयर में बीएड में। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग के भी, जी मैम, पढ़ी थी। क्या कह रही बेटा? ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास पढ़ी थी। मैं करी थी। पढ़ी थी तो मैम। बेटा आपका लर्निंग हाँ। से ही आता है। तो यहाँ पे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है, जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है उसका
क्या पर्सनालिटी पे इफेक्ट आता है, इंटेलिजेंसी पे, लर्निंग पे? तो आपने देखो थ्योरीज की, इंटेलिजेंसी थ्योरीज की, पर आपने कहीं ब्लूम्स का संज्ञात्मक विकास नहीं पढ़ा था। पढ़ा था? हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था बेटा। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग आपके दिगम के क्षेत्र क्या क्या है? आपका संज्ञात्मक क्षेत्र है, आपका भावात्मक क्षेत्र है, और आपका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। अब देखो, फिर आती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतर कैसे होता है? व्हेन द प्रीवियस लर्न नॉलेज हैज एन इफेक्ट ऑन न्यू नॉलेज। आपने इसको, इससे लो, आपने फर्स्ट ईयर में क्या की थी? ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की थी। फिर आपने सेकंड ईयर में क्या की थी? रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यस या नो? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब आप कोई चीज पहले सीखते हो, उसका पुरानी चीज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पहले के सीखेगा ज्ञान का नए पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे अधिगम स्थानांतर कहते हैं। और अब आपने आज एक और चीज सीखी कि जो आपकी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है वो लर्निंग के साथ रिलेट कर रही है। तो ये आपका अधिगम का स्थानांतर होता है, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। व्हेन द प्रीवियस लर्न नॉलेज हैज एन इफेक्ट ऑन न्यू नॉलेज, कि जो आपने पिछले साल की नॉलेज सीख ली, उस मतलब साल की नहीं, जो पिछली नॉलेज आपकी थी, जो आपने पिछला ज्ञान अर्जित किया हुआ था, उसके बाद आपने क्या न्यू ज्ञान अर्जित किया है, वो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है बेटा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव लर्निंग, सॉरी, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड जीरो ट्रांसफर। अब देखो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन, सिर्फ एक सिचुएशन में आती है बेटा वो, हेल्प्स द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज। सकारात्मक स्थानांतर जब होता है, जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान शिक्षार्थी को दूसरी स्थिति में तेजी से सहायता प्राप्त करता है। जैसे मैथ्स के प्रिंसिपल आपको उसमें भी हेल्प करते हैं, फिजिक्स में भी। यस या नो? मैथ्स यस के मैम। प्रिंसिपल्स बेटा आपको उसमें भी हेल्प करते हैं, किसमें? जो मैथ्स के कुछ, जैसे अब हमें क्यूब का, क्यूबियड का, लेंथ का या ब्रेड का कोई भी फॉर्मूला निकालना होता है, जो साइंस के बच्चे उनको पता है। हमें कई बार एक सब्जेक्ट जो हमें दूसरे में भी हेल्प करता है, जो एक सब्जेक्ट हमें किस में भी हेल्प करता है बेटा? दूसरे में भी हेल्प यस करता है। मैम। यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर की, एक सब्जेक्ट के साथ साथ हमें दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प होती ही होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप इतना ही करना है, इससे ज्यादा मत करना, आपका नहीं आता ये सारी चीज छोड़ देना बेटा। लेटरल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर। ओके, फिर आता है नेगेटिव ट्रांसफर। इट अकर्स व्हेन द नॉलेज थॉट इन वन सिचुएशन, जो सिर्फ एक, वन सिचुएशन हिंडर्स नॉलेज ऑफ अनदर सिचुएशन। यह तब होता है जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा डालता है। अच्छा, उदाहरण, नाव चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए कहना। अगर किसी बच्चे को, अब किसी व्यक्ति को नाव चलानी आती है, उसमें कहते हो कि तुम्हें साइकिल चलानी, क्या वो बच्चा चला सकता है? नहीं चला सकता बेटा। नो मैम। ठीक है, फिर आता है जीरो ट्रांसफर। व्हेन प्रीवियसली लर्न्ड नॉलेज डज नॉट इफेक्ट, कि आपने जो चीजें पहले सीख ली पर वो आपको कहीं भी काम नहीं कर रही, वो कहीं भी काम नहीं कर रही, ये आपकी आएगी जीरो ट्रांसफर। तो एग्जामिनर कैसे पूछ लेते हैं? व्हेन प्रीवियसली लर्न्ड नॉलेज डज नॉट इफेक्ट लर्निंग इन न्यू सिचुएशन, जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान नई स्थिति में कहीं भी आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? देखो ये पिंक लाइन में लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू शुंक। शुंक के अनुसार किसने दी थी? 2000 में आई थी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपकी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो कब आई थी? हमारी शुंक ने दी थी 2000 में। किसने दी थी बेटा? शुंक ने दी थी। ये नियर ट्रांसफर, फार ट्रांसफर, ये आपके एग्जाम में नहीं आते, ये मत करना पर। उसके बाद बेटा आपका आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब आपने देखो कौन कौन सी थ्योरीज की थी, हम वैसे ही करते हैं। देखो, रीइंफोर्समेंट करी थी, थ्रोनडाइक की करी थी, स्किनर की करी थी, हल की करी थी, पेवलोव की करी थी। यस या नो? यस मैम। ये देखो, ठीक है। और आपने इनसाइड थ्योरी भी करी थी, टोलमैन की भी करी थी, बंडूरा की भी करी थी, और ब्रूनर की भी करी थी, और ओसबेल की भी करी थी। ये सारी थ्योरीज आपने की थी फर्स्ट ईयर में। पर आपने बेटा ये नहीं करा था कि कौन सी थ्योरी को हम क्या कहते हैं।
तो अब देखो, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो हमारे व्यवहार से आती है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया। तो यहाँ पे एग्जामिनर इस टाइप से दे देता है, थ्रोनडाइक की थ्योरी बिहेवियर है या कोग्निटिव है। एग्जामिनर क्या दे देगा, थ्रोनडाइक की थ्योरी क्या है, थ्रोनडाइक की थ्योरी क्या है, थ्रोनडाइक का सिद्धांत क्या है, बिहेवियर का है, पूर्णबलन का है, या शास्त्रीय संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है। तो जो हमारा थ्रोनडाइक का है बेटा, वो किसका है, देखो, बिहेवियर रीइंफोर्समेंट का। का पूर्ण बलन का सिद्धांत है। री पहले देखो, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी व्यवहारवादी सिद्धांत दो टाइप की होती है, रीइंफोर्समेंट और नॉन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में आपकी आती है थ्रोनडाइक की, स्किनर की, हल की और पेवलोव की। ठीक है। इनको हम कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। बिहेवियर, थ्रोनडाइक की रीइंफोर्समेंट में किस किस की आती है, थ्रोनडाइक की, स्किनर की, हल की और पेवलोव की। ठीक है। और नॉन रीइंफोर्समेंट में सिर्फ गुथरी की आती है। उसके बाद आता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन कौन सी थ्योरी आती है, इनसाइट की, लिविन की और टोलमैन की। क्लासिकल कोग्निटिव, संज्ञात्मक, शास्त्रीय संज्ञात्मक सिद्धांत में आती है आपकी इनसाइट की, अंतर्दृष्टि की, लेविन की और टोलमैन की। और मॉडर्न कोग्निटिव थ्योरीज बंडूरा, ओसोबेल और ब्रूनर। यहां तक आगे सब बच्चों को समझ में या नहीं आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अभी आज क्लियर। मैंने तुम्हें एक पेपर और भेज रखा है, वो पेपर और करते हैं हम, ओके एवरीवन? 2 मिनट होल्ड रखो, आज यस हम वो पेपर और करते हैं। एक मिनट बेटा, अरे यार, सभी बच्चे वो पेपर निकाल लेंगे बेटा। ये आगे मेरा वो नहीं आ रहा, एक मिनट, युको। यस, अब विजिबल हो रहा है सब बच्चों को? यस मैम। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम ए टीचर शुड। बहुत इजी क्वेश्चन है। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या क्या चाहिए? आंसर नहीं देखेंगे सब बच्चे, इसका आंसर मुझे खुद बताएंगे। हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस एंड मोटिवेशन। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। यस बेटा, एक टीचर का सबसे पहला गुण यही होता है। दूसरा वो कह रहे हैं कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। बच्चों को बांट दो, अगर बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको अलग क्लास में बांट दो, जो कम है उनको अलग अलग में बांट दो। क्या ये एक टीचर का कर्तव्य है? नो मैम। प्रमोट डायलॉग एंड डिसीजन अमोंग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल। विद्यार्थियों में संवाद, कि आओ तुम संवाद करो, और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना। यस, कि तुम आओ, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसके बारे में आके डिस्कस करो। और फिर लास्ट में कह रहा है इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। वो कह रहा है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करना है, कि बच्चों में अलग अलग टाइप के नेचर वो लाने हैं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट और थर्ड, यस या नो? यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है बेटा, पेपर को ज्यादा टफ नहीं आता, देखो इजी क्वेश्चन है। विच इज नॉट द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ साथ आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना बेटा सारे बच्चे। प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता, जो अलग परिस्थितियों में होते हैं और वंचित होते हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजीज नहीं होती, को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से आपकी कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ये क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ सकता और जो थोड़ा सा वीक होता है, तो आप उसको सही करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? बेटा नहीं पढ़, जरूर पढ़ना। देखो सबसे यस। यही होगी बेटा, मोटिवेट करना है आपको, ये तो करोगे आप। यस मैम।
उसको अलग अलग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कराओगे, उसकी नीड्स भी यस समझोगे। मैम। वो कह रहा है कि नहीं, आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन, कि जा ना जाके बाहर से ट्यूशन कर ले। आप ये चीज यस मैम, ये गलत है। करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर क्वेश्चन गलत है। बेटा हाँ, फोर्थ ऑप्शन वही तो कह रहा है नहीं है। मैं कह रही हूँ आज के यस टाइम में मैम। आपके 100% क्वेश्चन नहीं वाले आते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। ओके मैम। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। जो बच्चे, बच्चों के निगम में शारीरिक स्वास्थ्य और इमोशनल हेल्थ क्या करते हैं? इनसिग्निफिकेंट रोल करते हैं या करते ही नहीं है? कह रहे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग यस लर्निंग मैम। और यस। इसका आंसर कौन बताएगा इम्पोर्टेंट थर्ड रोल का? प्ले करता है मैम। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। कौन सा ऑप्शन रहेगा? वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा? फोर्थ। 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 कि आपकी लर्निंग हेल्प करती है हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ में। जब तक हमारी यस मैम। फिजिकल और इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो बेटा हम लर्निंग कर ही नहीं पाएंगे फोर बच्चे। होगा सर, सच में फोर। फोर्थ ही होगा बेटा इसका। किसको समझ में नहीं आया? जी फोर होगा। चांदनी नहीं आया बेटा समझ में? नहीं नहीं, समझ में आया मैम, फोर होगा आंसर। हाँ क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और हाँ सामवेगिक अवस्था जो है कि बेटा, महत्वपूर्ण इसमें कोई भूमिका बात नहीं, निभाएगी। हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो जाता है। आज जितने क्वेश्चन होंगे हम उतने करेंगे और बाकी फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर जिस तुम्हें समझ में आ जाता है तो मुझे बता देना, फिर हम कल और उठाएंगे पेपर। नहीं क्यों? क्यों? 2 मिनट हो रहे, क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट लर्निंग एनवायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन वन। कक्षा में मैम थर्ड। प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। वो कह रहे हैं कि आपको कक्षा में एक प्रभावशाली अधिगम बनाना है, लर्निंग एनवायरनमेंट इफेक्टिव बनाना है, तो आप क्या बच्चों को कौन सा करोगे? थर्ड फियरफुल आएगा मैम। करोगे? ना बेटा, बच्चों को डराना थोड़ी है। नहीं कॉम्पिटेटिव। मैम, थर्ड। थर्ड कौन सा आएगा? थर्ड करेंगे, सहयोगिक। सहयोग। वेरी गुड। सहयोगी प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धक। थर्ड करेंगे। क्योंकि आप बच्चों को उनको हाँ। सहयोग भी करोगे और वो भी करोगे। बेटा इसका मैम ना, फोर्थ। पहले हम लोग से पूछ लीजिए एक बार, आप फिर बताइएगा। बेटा देखो, मैंने तुम्हें आंसर भेज रखा है सबको, ठीक है बेटा? अब मैं इसमें तुम्हें क्या समझा रही हूँ, इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं आएगा। पहले अगर आप बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कर दोगे तो बच्चों को ये कह रहे प्रतिस्पर्धी के सहयोगिक नहीं बेटा, पहले बच्चों को सहयोगिक बनाना है और फिर प्रतिस्पर्धी बनाना है। पहले बच्चों को उनको उनके अंदर सहयोग की भावना लेके आने की, यस तुम कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूज मत जी होना कि मैम। मैडम थर्ड या फोर्थ दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं बेटा, पहले आपको सहयोग की भावना उनमें लेके आनी है, फिर प्रतिस्पर्धा की भावना लेके आनी है।